हेलो दोस्तों, चलो आज हम बात करते हैं कि टर्की का ई वीज़ा कैसे अप्लाई करें। तो टर्की का ई वीज़ा अप्लाई करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो हम खुद से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये टर्की की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है जहाँ से ई वीज़ा अप्लाई करना है, वहाँ पे हम आएँगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बेसिकली सबसे पहले मैं बता देता हूँ कुछ ना आपको होटल बुकिंग की ज़रूरत है, ना आपको फ्लाइट की ज़रूरत है, किसी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जस्ट ई-वीज़ा अप्लाई करना है, जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड करके जो भी आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई फॉर एन ई-वीज़ा पे क्लिक करेंगे, तो इसके अंदर क्या होएगा, ऑप्शन आएगा कि सबसे पहले अप्लाई प्रोसेस बताएँगे कि अप्लाई, फिर मेक पेमेंट, फिर डाउनलोड, ये 3 प्रोसेस है इसकी। तो हम जैसे सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो पासपोर्ट है, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, मेरा इंडियन पासपोर्ट है, तो क्या इंडियन पासपोर्ट को ई-वीज़ा के लिए एलिजिबल है कि नहीं? तो उसके लिए जैसे हम यहाँ से चेक करते हैं, जैसे कि मैं स्क्रॉल डाउन करने पे इंडिया, तो मतलब इंडियन पासपोर्ट के लिए ई वीज़ा एलिजिबल है। लेकिन ई वीज़ा भी उनको मिलता है जिनके पास 4 जगहों के वीज़ाज़ हो, या तो यूके का, या शेंगन का, या आयरलैंड का, या यूएसए का। ये 4 वीज़ा आपके प्रेज़ेंट में या पास्ट में आपके पास रहे होंगे, तो आपको उसके बेस पे आपको ये ई वीज़ा मिलता है, अदरवाइज़ आपको ई वीज़ा नहीं मिलेगा। तो उसके बाद में जैसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट, नॉर्मली हम सबका ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, तो वो सिलेक्ट करने पे फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालेंगे हम, ETFC3K। मैं ETFC3K 7 कंटिन्यू। तो टर्की के वीज़े की एक ख़ासियत ये है कि इसके अंदर हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कब से शुरू करना है। सपोज़ करो मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे 13 जनवरी है, तो अगर आज मैं से लेके शुरू करना चाहता हूँ, तो अगले 180 दिन 6 महीने का मिलेगा, या फिर जैसे मैं अभी जनवरी में नहीं जाना चाहता, मैं फरवरी में भी नहीं जाना चाहता, सपोज़ मैं मार्च में जाऊँगा, तो मैं यहाँ पे डेट 1 मार्च डाल सकता हूँ। तो 1 मार्च से 180 दिन शुरू होंगे, तो आप जब आपका प्लान है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, और आपको सिंगल एंट्री मिलती है इसके अंदर, और 30 दिनों का स्टे है, मतलब आप मैक्सिमम 30 दिन वहाँ पे स्टे कर सकते हो। उसके बाद में ये यहाँ नीचे लिखा है नंबर ऑफ एंट्री, सिंगल एंट्री, वीज़ा फीस 43 यूएसडी। तो जब मैंने अप्लाई किया था, तो मैं लंदन से अप्लाई किया था, तो मेरे अराउंड 38 पाउंड समथिंग लगे थे, क्योंकि जो वैट इंक्लूड करके। तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद में ये सारी डिटेल्स है जो हमको पढ़नी पे आपको सारी मार्क करनी पड़ेगी। नॉर्मली आप इसको पढ़ के भी मार्क करो या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको मार्क करके ही नेक्स्ट जाना है। जैसे माय पासपोर्ट, आई कैन प्रूव आई एम ट्रैवलिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ टूरिज़्म, आई हैव वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आई कन्फर्म दैट आई मीट ईच एंड एवरी वन ऑफ द कंडीशंस लिस्टेड अबव। ये करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे सारी जो अपने आपके पासपोर्ट के अंदर है, आप एज़ इट इज़ वैसे ही आपकी डिटेल्स इसके अंदर डालना। कोई स्पेलिंग या कुछ भी मिस्टेक हुई, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है जब आप टर्की एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। तो जैसे गिवन नेम के अंदर कुछ भी आप अपना नाम डाल के, या जो पासपोर्ट के हिसाब से उसी हिसाब से गिवन नेम और सरनेम, जो सरनेम में आपका नाम लिखा है एज़ इट इज़ वो आपको डालना है। तो उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो सिलेक्ट करके प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ भी आपका जन्म हुआ, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर जो मेंशन है, आप उसके हिसाब से यहाँ पे फिल करेंगे। फिर उसके बाद में मदर्स नेम आप अपने पासपोर्ट के जो बैक पेज पे लिखा होता है मदर एंड फादर्स नेम, तो आपको वो फिल करना है एज़ इट इज़। अगर स्पेस है तो स्पेस देके, नहीं है तो बिना स्पेस दिए। फिर पासपोर्ट नंबर, जो आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है, आप वो यहाँ डालना है। डालने के बाद में पासपोर्ट इश्यू डेट डाल के पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। फिर जो सबसे मेन चीज़ है ई-वीज़ा में ध्यान रखने के लिए, वो है यहाँ पे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर मैं
मैंने जॉब अप्लाई किया था, मैं हूँ लंदन में, जो मैं स्टडी वीज़ा पे आया था, तो मेरे पास लंदन का वीज़ा था, तो मैंने यहाँ पे वीज़ा सिलेक्ट किया। तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका यहाँ आयरलैंड का या शेंगन का या यूएसए का या यूनाइटेड किंगडम का, इन चारों में से कोई भी एक वीज़ा होना चाहिए ताकि आप इसको अप्लाई कर सको। मेरे पास यूनाइटेड किंगडम का वीज़ा था, तो मैंने वो सिलेक्ट किया था। तो अब यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो मैंने अप्लाई किया था उस वक़्त जो देखने को मिली थी, जो मैंने बहुत लोगों की सर्च की थी, लेकिन मुझे कोई सैटिस्फैक्शन वाला आंसर नहीं मिला। तो हम 3 जने गए थे, जिसमें से मैंने यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में शेयर कोड डाला था। शेयर कोड जो एस से शुरू होता है, मीन्स कि आपको मैं बताता हूँ। शेयर कोड अपन जैसे लंदन में रहते हैं तो 3 तरह के शेयर कोड जनरेट होते हैं। शेयर कोड फॉर वर्क, फॉर रेजिडेंस एंड फॉर प्रूफ इमिग्रेशन स्टेटस। तो इसके अंदर हमको जो तीसरा वाला शेयर कोड फॉर इमिग्रेशन स्टेटस वाला शेयर कोड यहाँ पे डालना है, जो एक ध्यान रखना जो शुरू में एस से शुरू होता है। तो ये डालने के बाद में उसके बाद में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एक्सपायरी डेट, यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन थी। मैंने यहाँ पे अपने शेयर कोड की एक्सपायरी डेट डाली थी, जो 90 डेज़ की होती है, जो शेयर कोड की वैलिडेशन होती है 90 डेज़। और आप अपन जो भी ये शेयर कोड आप जनरेट करोगे तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रखना, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम अगर आप शेयर कोड निकालने की कोशिश करोगे तो वो आपको नया जनरेट होके मिलेगा। तो जो मैं बता रहा था, यहाँ पे बाकी जो मेरे 2 फ्रेंड गए थे, वो भी इसी चीज़ को कन्फ्यूज़न थे, तो उन्होंने यहाँ पे अपने वीज़ा एक्सपायरी डेट डाली थी। तो उन्होंने दोनों ने वीज़ा एक्सपायरी डेट डाली, मैंने यहाँ शेयर कोड की एक्सपायरी डेट डाली। तो लेकिन जब हम लैंड किए थे, टर्की में इस्तांबुल गए थे, तो वहाँ पे हम तीनों से कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ, बहुत स्मूथ इमिग्रेशन हुआ। विदिन 30 सेकंड हर बंदा इमिग्रेशन करवा के आगे चला गया था। तो मतलब ये कोई मैटर नहीं कर रहा था यहाँ पे कि आपने शेयर कोड क्या डाला, एक्सपायरी डेट या वीज़ा की डाली एक्सपायरी डेट। वो सिर्फ़ शेयर कोड देख रहे थे, जिस शेयर कोड के बेस पे हमारा यूके का स्टेटस शो कर रहा था कि हाँ जी, इनके पास यूके का श वीज़ा अभी वैलिड है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन यहाँ आपका डाउट क्लियर करने के लिए एक चीज़ बताता हूँ, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे, तो मेरे एक फ्रेंड से उन्होंने शेयर कोड माँगा था कि आप अपना शेयर कोड दिखाओ। तो उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे शेयर कोड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एंड डेट ऑफ योर वीज़ा। तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी शेयर कोड और शेयर कोड की एक्सपायरी डेट रखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद में यहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस डालो, जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर जो आपका ही फ़ोन नंबर आप वहाँ वहाँ वो आप अपना फ़ोन नंबर डालिए। फ़ोन नंबर डालने के बाद में एड्रेस, जो भी आपका यहाँ का एड्रेस है, वो आपका एड्रेस डालिए। ये जैसे ही आप एड्रेस डाल के कंफर्म करेंगे, तो आपके पास ये एक ऐसे करके टर्की एंट्री कमिटमेंट करके कुछ एक डिस्प्ले होएगी, जिसको आप क्रॉस कर देना, जिसका कोई भी आपसे लेना-देना मतलब यहाँ कुछ नहीं है, जस्ट एक पॉपअप आएगा कि हाँ जी, आपने सब भर दिया, आप एक बार फिर से चेक कर लो वगैरह-वगैरह। तो जैसे आप देख सकते हो, मैंने तो यहाँ रैंडम कुछ भी डाला है, मैंने अपना नाम वगैरह अपनी डिटेल्स यहाँ नहीं शेयर की। तो यहाँ पे ऐड ए न्यू पर्सन कर सकते हो। ऐड ए न्यू पर्सन में अंदर फिर सेम आपको दूसरे मेंबर की दूसरे पर्सन की डिटेल्स डालनी है। तो चाहे आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, चाहे आप इसको सेपरेट से कर लीजिए। तो सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है, सेम खर्चा है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि एक साथ करने पे कुछ आपको अलग से कुछ बेनिफिट मिलेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, तो आपको वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन के लिए आएगा कि एक बार आप फिर से वेरीफाई कर लीजिए, आपने जो भी डिटेल डाली वो सारी ओके है या नहीं है। तो ये करने के बाद आपको लास्ट में कंफर्मेशन के लिए ये जैसे ही आप कर लोगे, तो ये करने के बाद आपको आपके ईमेल के ऊपर जो जो भी आपने ईमेल डाला है, चाहे आपने जीमेल डाला है, चाहे आपने याहू मेल डाला है, तो वहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपको अपने कार्ड की डिटेल डाल के जो जितनी भी पेमेंट लग रही है, आप जिस
करेंसी में जैसे इंडियन रुपीज़ में या डॉलर में, यूरो में, जिसे भी आप पे कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको आएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये वेरीफ़ाई का ऑप्शन आया। वेरीफ़ाई करने के बाद सॉरी, इनवैलिड इनपुट बिकॉज़ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने जो रैंडमली कुछ डाला था, तो उसकी वजह से ये आ रहा है। मैंने यहाँ पे अपना ओरिजिनल जो शेयर कोड है, वो शेयर नहीं किया है आपसे। तो आप जैसे यहाँ पे अपना शेयर कोड डालोगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर, ये जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे जो आपका एक्चुअल में जो शेयर कोड है, वो जैसे ही आप ये डालोगे, फिर वेरीफ़ाई पे क्लिक करने के बाद में आपको एक मैसेज आएगा कि आपकी ईमेल पे एक वेरिफ़िकेशन आया है फॉर पेमेंट। वहाँ पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इंस्टेंट आपको विदिन 2 मिनट्स आपके ईमेल में ई-वीज़ा की फ़ोटोकॉपी पीडीएफ आ जाएगी। मेरी तो 1 मिनट जैसे ही मैंने इधर पेमेंट पे क्लिक किया था, इंस्टेंट उसी वक़्त मेरा टर्की का ई-वीज़ा आ गया था। तो आप इस चीज़ का चेक करते रहना कि मेबी आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बस ये प्रोसेस थी टर्की के ई-वीज़ा के लिए। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, ना तो किसी होटल बुकिंग की रिक्वायरमेंट थी, ना कोई फ्लाइट की रिक्वायरमेंट थी, ना कोई आइटिनरी बनानी थी, कुछ भी नहीं है। जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपके पासपोर्ट के बेस पे। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि आपके पास यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, शेंगन और यूएसए, इनमें से कोई भी एक वीज़ा होना चाहिए, तो आप ई-वीज़ा के लिए एलिजिबल हो। जस्ट इन केस आपके पास ये सब नहीं है, तो वो उसके लिए फिर एक नॉर्मल जो प्रोसेस होता है, टर्की की एम्बेसी में जाके आप स्टेकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो बस यही टर्की के ई-वीज़ा की प्रोसेस थी। तो होप आशा करता हूँ कि आपको इससे चाहे 1% भी हेल्प मिली हो, तो मेरी ये वीडियो बनाने का मुझे हक मिल जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।